सम्राट अशोक इतिहास के पन्नों पर दर्ज एक ऐसा महान सम्राट जिसने प्राचीन भारत को अपने अहिंसा के संदेश से ओतप्रोत किया। बीते समय में महज हंसने की वजह से अपनी एक दासी को फांसी की सजा सुनाने वाले इस सम्राट का मन परिवर्तन कैसे हुआ? लगभग अपने 99 भाइयों को मारकर राजगद्दी हासिल करने वाला ये सम्राट अहिंसा का पुजारी कैसे बना? इस सवाल का जवाब छुपा है एक लड़ाई में। 261 ईसा पूर्व में हुई ये लड़ाई गवाह है उस नरसंहार की जिसने सम्राट का मन परिवर्तन किया, जो जुड़ा एक नई राह पर, और वो राह थी अहिंसा की राह। इस युद्ध को इतिहास में कलिंग युद्ध के नाम से जाना जाता है। क्या थी इसकी कहानी? यही है हमारा आज का टॉपिक। कलिंग वॉर वॉज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मौर्य एम्पायर एंड स्टेट ऑफ कलिंगा। एज पर द हिस्टोरिकल सोर्सेस, ये हिस्ट्री का वन ऑफ द डेडलीस्ट वॉर था जिसने लगभग 2.5 लाख से भी ज्यादा लोगों की जानें ली। तो चलिए शुरू करते हैं इस वॉर की कहानी को इन डिटेल में। सबसे पहले जानते हैं इसकी बैकग्राउंड स्टोरी। कलिंग एम्पायर प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ ओडिशा और साउथ ईस्टर्न आंध्र प्रदेश का पार्ट हुआ करता था। एक साउंड जियोग्राफिकल लोकेशन और अच्छे ट्रेड रूट्स की वजह से इसे एक फलता फूलता साम्राज्य माना जाता। सीएसएस होने की वजह से कलिंग के पास कई पोर्ट्स और स्ट्रॉन्ग नेवल पावर थी। अपने शुरुआती काल में कलिंग नंद साम्राज्य का एक हिस्सा हुआ करता था, मगर मौर्य साम्राज्य के आने के बाद इसने खुद को सेपरेट कर लिया। मौर्य साम्राज्य के पहले सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य हमेशा से कलिंग को अपनी विशाल एम्पायर का हिस्सा बनाने की कोशिश में लगे रहते, मगर उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही थी। उनके बाद आए दूसरे सम्राट बिंदुसार ने भी इसी कोशिश को बरकरार रखा, मगर वे भी इस काम को करने में सक्षम नहीं थे। अब बारी थी मौर्य वंश के तीसरे सम्राट अशोक की। अपने पूर्वजों की तरह ही सम्राट अशोक इस बात से भली भांति वाकिफ थे कि अगर पूरे भारतवर्ष में एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन नेटवर्क स्टैब्लिश करना है तो सबसे पहले उन्हें कलिंग को अपने राज्य में शामिल करना होगा। कलिंग के पास बहुत सारे पोर्ट्स थे जो बाहरी देशों के साथ ट्रेडिंग के लिए उपयोग में लाए जा सकते थे। साथ ही साथ उपजाऊ जमीन की वजह से यहां का फूड प्रोडक्शन रेशो भी बाकियों से काफी बेहतर था। बस इसी क्वालिटीज की वजह से अशोक ने कलिंग को जीतने का प्लान बनाया। अब बढ़ते हैं वॉर की एक्चुअल कहानी की ओर। एट इनिशियल स्टेज अशोक ने कलिंग के राजा को शांतिपूर्ण तरीके से मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बनने के कई न्योते दिए। बावजूद इसके कलिंग के राजा ने अपना स्टैंड बरकरार रखा। उनका इरादा हमेशा से स्वतंत्र रहने का था। कलिंग का एडमिनिस्ट्रेशन अशोक के बारे में बस यही राय लेकर बैठा था कि जो काम इसके पिता और दादाजी नहीं कर पाए वो भला ये अशोक कैसे कर पाएगा। मगर यह केवल खोखला आत्मविश्वास भी नहीं था। सम्राट चंद्रगुप्त और बिंदुसार अपनी इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद भी कलिंग को क्यों नहीं हरा पाए, इसके पीछे भी एक वजह है। चंद्रगुप्त के कोर्ट में मौजूद एक ग्रीक हिस्टोरियन मेगास्थनीज की माने तो उस समय कलिंग के पास अपनी खुद की एक विशाल सेना थी, जिसमें एक पावरफुल इन्फेंट्री के साथ साथ एडवांस कैवलरी और वॉर एलिफेंट्स का समावेश था। यह सेना किसी भी बड़े से बड़े युद्ध को अंजाम दे सकती थी। वहीं दूसरी ओर बैठे सम्राट अशोक भी इस बात से भली भांति वाकिफ थे। यही वजह है कि उन्होंने कलिंग के सेना के साथ लड़ने के लिए अपनी सेना को उन्हीं की तरह प्रशिक्षित किया। शुरुआती दौर में हुई कलिंग और मौर्य साम्राज्य की यह लड़ाई बहुत कांटे की थी। दोनों सेनाएं एक दूसरे का पूरी शिद्दत के साथ खून बहा रहे थे। ऐसे में तय कर पाना मुश्किल था कि आखिर जीत किसकी होगी। कभी पगड़ा कलिंग का भारी पड़ता तो कभी मौर्य साम्राज्य का। कलिंग की सेना पूरी शिद्दत के साथ लड़ाई कर रही थी। अपने सैनिकों के साथ साथ उनका अस्तित्व भी दांव पर था।
वही सम्राट अशोक ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वे किसी भी हालत में ये लड़ाई जीतना चाहते थे। अब लड़ाई में वो मोड़ भी आया जब अशोक की सेना कलिंग की सेना पर पूरी तरह से हावी हो गई। जब कलिंग की सेना ढीली पड़ने लगी तब अशोक ने अपनी बची कुची सेना के साथ एक आखिरी वार किया। कहा जाता है कि इस लड़ाई में लगभग 2 लाख से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवाई और 1.5 लाख के करीब करीब वॉर प्रिजनर्स बने। यही वजह है कि ये वॉर एंशिएंट हिस्ट्री का वन ऑफ द डेडलिएस्ट वॉर साबित हुआ। ये लड़ाई तो अशोक जीत चुका था, मगर उनके जीवन का एक और चैप्टर अभी खुलना बाकी था। क्या था वो चैप्टर? चलिए जानते हैं। युद्ध के बाद अशोक के जीवन में एक गहरा परिवर्तन आया। चारों ओर फैले इस नरसंहार को देखकर उनके मन में करुणा की जोत जाग उठी। यही वो समय था जब उन्होंने अपनी तलवार को त्याग कर गौतम बुद्ध के बुद्ध धम्म को अपनाया और आगे का जीवन नॉन वायलेंस यानी अहिंसा की राह पर झोंक दिया। वे बुद्ध धम्म से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने इसके प्रचार के लिए अपने एक बेटे और बेटी को श्रीलंका तक भेजा। इस लड़ाई के बाद अशोक ने अपनी मिलिट्री एक्सपांशंस को भी रोक दिया। बावजूद इसके उनके पास एक सक्षम सेना हमेशा रही। तो ये थी कहानी कलिंग युद्ध और सम्राट अशोक के जीवन में हुए बदलाव की। आपने इसके बारे में क्या पढ़ा है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू।